हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। ये आपका सब्जेक्ट है MBA सेकेंड ईयर और BBA फाइनल ईयर के लिए। दोनों में सेम एक्ट हम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर प्रॉविडेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इसके हमने कुछ प्रोविजंस लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज हम इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस एक्ट को। इसमें आज हम करेंगे एम्प्लॉयर प्रॉविडेंट फंड में इंटरेस्ट और नॉमिनेशन के बारे में, कि कितना इंटरेस्ट और कौन कौन नॉमिनी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इस बारे में डिटेल में करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने इस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड स्कीम है, पेंशन एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम है और एक एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस लिंक स्कीम है। तो इस तरीके से जब हम सबसे पहले आज हम कर रहे हैं एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है। इंटरेस्ट में क्या है? इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द मेंबर्स ऑफ पीएफ अकाउंट ऑन मंथली रनिंग बैलेंस, कि जितना भी आपका मंथली रनिंग बैलेंस होता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके अकाउंट में। इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ EEPF एवरी ईयर ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल। मींस जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, जो पूरा साल सेम ही रहता है, जो हर साल मार्च और अप्रैल में रिवाइज होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो डिसाइड करती है कि कितना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा इंटरेस्ट। द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5%। की जो हमारा प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो सेविंग्स के नॉर्मल हमारे इंटरेस्ट रेट चलता है उससे ज्यादा होता है और प्रेजेंटली 8.5% है। फिर नॉमिनेशन की कौन कौन पर्सन नॉमिनी हो सकता है इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट। The member can nominate other person to receive the fund amount in the event of his death. It means अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन उसका पर्सन उसके बिहाफ पर वो फंड अमाउंट कलेक्ट कर सकता है, किसके अंडर वो जाएगी। वो एक पर्सन अपने किसी भी रिलेटिव को या कोई भी अपने फैमिली मेंबर को उसका नॉमिनी बना सकता है। इन केस वो उसकी मेच्योरिटी हो जाती है, पूरा रिटायरमेंट जब एज में वो प्रोविडेंट फंड विड्रॉल करवाता है तभी नॉमिनेशन के टर्म की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद रिसीव करता है। लेकिन इन केस उसकी डेथ हो जाए तब उसे मतलब पहले ही स्टार्टिंग में ही जब भी वो पीएफ अकाउंट ओपन करता है उसे एक नॉमिनी का भी नेम मेंशन करना जरूरी होता है, कि इन केस अगर उसकी डेथ हो जाए तो कौन पर्सन नॉमिनी होगा या कौन सा पर्सन जिसे वो सारे अमाउंट मिलेगी। The nomination details provided by the members are maintained at regional provident fund office for use in the event of death of the member। कि जो भी नॉमिनेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय, वो सारी तब यूज होती है जब उस मेंबर की डेथ हो जाती है और ये सारा रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस में प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाती है ये सारी डिटेल्स जो भी नॉमिनीज। नेक्स्ट इसमें एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की एनुअल स्टेटमेंट किस तरीके से आती है कि अगर आप कोई भी अपना अकाउंट पर मेंटेन करवाते हो, सेविंग डिपॉजिट या किसी भी तरीका कराते हो, तो उसकी एक एनुअल स्टेटमेंट आती है। नॉर्मल अपने करंट अकाउंट की भी एनुअल स्टेटमेंट आती है। तो इसी तरीके से जो हमारा EPF अकाउंट है इसकी भी स्टेटमेंट्स आती है। उसमें क्या क्या चीजें होती है? आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विल बी सेंट टू ईच मेंबर थ्रू एस्टैब्लिशमेंट वेयर द मेंबर वाज लास्ट एम्प्लॉयड। इट मींस हर क्लोजिंग ईयर पे उसे प्रॉपर्ली एक स्टेटमेंट एनुअल स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है, जो उसका एम्प्लॉयर होता है उसके थ्रू एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग ईयर। और जहां पे अगर उसे कोई अपनी जॉब शिफ्ट भी कर ली है तो जो भी उसका लास्ट एम्प्लॉयर है उसके थ्रू उसकी एनुअल स्टेटमेंट पब्लिश की जाती है, उसे प्रोवाइड की जाती है। द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड अकाउंट विल शो द ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, contributions during the year and amount of interest credited at the end of the period and closing balance at the end of the year। कि जिस तरीके से हमारे नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, जो भी रिडक्शन होती है या एडिशन होती है वो होती है, और उसके बाद जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह होता है, ये सब चीजें मेंशन प्रॉपर्ली उसमें की जाती है, जो हमारी एनुअल स्टेटमेंट होती है। कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन कितना आता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या था कि 12% एम्प्लॉय करता है कंट्रीब्यूशन अपनी बेसिक पे का और 12% एम्प्लॉयर करता है। 12% में से बेसिक पे में से 8 पॉइंट समथिंग उसका पेंशन स्कीम में चला जाता है और 3.67% उसका प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आता है। तो ये सब चीजें प्रॉपर्ली मेंशन होती है और साथ में ही जो इंटरेस्ट उसे चार्ज होता है, बस मतलब जो इंटरेस्ट उसे मिलता है तो उसे वो भी सारी मेंशन होता है और लास्ट में उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है साल
के एंड में वो प्रॉपर्ली मेंशन होता है, या कोई और डिडक्शन होती है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड को वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकता है। तो अगर वो किसी पर्पस के लिए यूज करता है, उसमें से अमाउंट विड्रॉ करवाता है, तो वो डिडक्शंस भी उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन होती है। If any error is noticed in the annual statement, a member shall bring the same to the notice of PF office through employer within 6 months from the date of receipt of statement. It means अगर उसे जो मेंबर है, मीन्स जो एम्प्लॉय है, उसे कोई एरर नजर आती है कि ये कुछ गलती हुई है इसके अंदर एनुअल स्टेटमेंट में, तो जिस दिन उसे वो नोटिस मिला है, एनुअल स्टेटमेंट मिली है, उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे वो प्रॉपर्ली अपने एम्प्लॉयर को और साथ में साथ पीएफ ऑफिस में भी वो सारी नोटिफिकेशन देनी पड़ती है कि मेरी एनुअल स्टेटमेंट में कोई मतलब एरर आई है या ये पर्टिकुलर एरर आई है, आप इसे रिमूव कीजिए। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है फुल सेटलमेंट का, कि फुल सेटलमेंट पीएफ अकाउंट कब होता है, किन किन सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्ली सेटल हो जाता है, अकाउंट मींस खत्म हो जाता है किसी पर्सन का। पीएफ अकाउंट सेटल्ड इमीडिएटली अंडर द सर्कमस्टांसेस, किन किन सर्कमस्टांसेस में, रिटायरमेंट आफ्टर 58 इयर्स की 58 इयर्स रिटायरमेंट एज एक्सेप्ट की हुई है गवर्नमेंट ने, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो जो हमारा पीएफ अकाउंट होता है वो सेटल हो जाता है, वो हमारे जो मेंबर होता है मींस जो एम्प्लॉय होता है जिसके नाम पे पीएफ अकाउंट खुला होता है उसमें मतलब उसे ट्रांसफर हो जाता है अगर उसकी डेथ हो जाती है। मतलब आगे है रिटायरमेंट वाला अकाउंट ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर कोई इनकैपेसिटी हो जाती है तब रिटायरमेंट अगर वो करता है तो उस केस में उसका अकाउंट सेटल हो जाता है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑन रिट्रेंचमेंट, अगर रिट्रेंचमेंट के बेसिस पे कोई उसकी सर्विस को टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेशन हो जाती है, उस केस में हमारा पीएफ अकाउंट सेटल हो जाता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर हो जाता है। परमानेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू सेटल अब्रॉड टेकिंग एम्प्लॉयमेंट, मींस अगर कोई परमानेंटली माइग्रेट हो रहा है दूसरी कंट्री में तब भी अकाउंट के सेटल हो जाता है। फॉर फीमेल मेंबर्स लीविंग सर्विस फॉर गेटिंग मैरिड, मींस जो फीमेल जो हमारी जो एम्प्लॉइज हैं अगर उन्हें शादी के लिए वो अपनी सर्विस को टर्मिनेट कर देती है, छोड़ देती है अपनी सर्विस को कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी अपना बिजनेस, तो उस केस में भी जो हमारा पीएफ अकाउंट है वो सेटल हो जाता है। पीएफ अकाउंट सेटल्ड आफ्टर 2 months अंडर द सर्कमस्टांसेस, रेजिग्नेशन फ्रॉम द सर्विस और द डेथ, की मींस इन दोनों केसेस में 2 months के अंदर अंदर ये सेटल हो जाता है कि अगर रेजिग्नेशन दी है किसी ने या फिर उसकी डेथ हो गई। फिर है एडवांसेस एंड विड्रॉल, से किन सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एडवांसेस या विड्रॉल कौन कौन से होते हैं। परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और परचेज ऑफ फ्लैट, इन केसेस में एडवांसेस दिए जा सकते हैं या विड्रॉल वो करवा सकता है। एडिशंस, ऑल्टरेशंस, इंप्रूवमेंट्स टू द हाउस, रिपेमेंट ऑफ लोन, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मोर देन अ मंथ, मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, suffering from TB, leprosy, paralysis, cancer, heart ailment, etc. ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिन केसेस में वो अपना मतलब जो एडवांस है वो ले सकते हैं पीएफ अकाउंट से या फिर विड्रॉ करवा सकता है जितना भी उसके अंदर अमाउंट है वो। मैरिज ऑफ सेल्फ, सन, डॉटर, सिस्टर और ब्रदर, इन केसेस में भी वो विड्रॉ करवा सकता है। एजुकेशन ऑफ सन और डॉटर, abnormal conditions like natural calamities, इन केसेस में भी वो विड्रॉ करवा सकता है। physically handicapped member for purchasing an equipment to minimize the hardship due to handicap, ये मीन्स अगर कोई ऐसी वो चीज कोई इक्विपमेंट खरीदता है जो अपनी जो हैंडीकैप्डनेस है उसे हार्डशिप को रिड्यूस करने के लिए, जैसे व्हील चेयर खरीद ली, अपने कुछ भी उस तरीके से कोई भी इक्विपमेंट यूज करने के लिए ताकि वो अपनी जो डिसेबिलिटी है उसे रिमूव कर सके, इन केसेस में वो विड्रॉ करवा सकता है या एडवांसेस ले सकता है एम्प्लॉय अपने फंड से। फिर है मंथली रिटर्न, की कितनी मंथली रिटर्न चाहिए। फाइलिंग मंथली पीएफ रिटर्न्स विद द ईपीएफओ विदिन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ ईच मंथ, की हर महीने के मतलब क्लोज होने के 15 दिन के अंदर अंदर मींस नेक्स्ट मंथ के, अगर आपको जनवरी की रिटर्न भरनी है तो वो फरवरी 15 तक आपको भर देनी जरूरी होती है, वो भी विद ईपीएफओ। फिर है मींस एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, provide list of new employees joined in the establishment during the preceding month and are qualified to become member in fund form 5 में फिल करना पड़ता है मंथली रिटर्न फिल करने में कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉइज आते हैं। प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग सर्विस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग मंथ, फॉर्म 10 भरना पड़ता है अगर कोई प्रीसीडिंग मंथ में किसी
एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन लीव कर दी। तो एम्प्लॉयर शुड फाइल nil returns if there is no new employee or no employee leaving the service during the preceding month। कि अगर ना कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया है ना कोई एडिशन हुआ है तो एम्प्लॉयर को nil returns फाइल करने पड़ते हैं, मतलब कोई भी उसके कोई अमाउंट नहीं होती है। Provide the total number of members last month, new members joined and existing members resigned in the preceding month and total number of present subscribers to be fund। ये फॉर्म नंबर 12A भरना पड़ता है इस सर्कमस्टेंस में। फिर है हमारा एनुअल रिटर्न्स का ही है। एम्प्लॉयर शैल सेंड टू द कमिश्नर विद इन 1 month ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर अ कंसोलिडेटेड एनुअल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय शीट शोइंग द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स ड्यूरिंग द ईयर। इट मींस एम्प्लॉयर को कमिश्नर के पास क्लोजिंग ईयर खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही एक कंसोलिडेटेड एनुअल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जो फॉर्म नंबर 6A के अंदर है वो फाइल करनी पड़ती है, और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय शीट जो फॉर्म 3A के प्रॉपर फिल करके वो प्रॉपरली कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने दी है एम्प्लॉय ने दी है दोनों की शो करनी पड़ती है। फिर है पेनल्टी। अगर वो इन केस में कोई भी किसी तरीके की नेग्लिजेंस करता है या कोई भी कॉन्ट्राविंग करता है प्रोविजन के साथ तो पेनल्टी है 12 to 37% इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द डिलेड पीरियड इन रिपीटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द डिलेड पीरियड। 12 से 37% तक का इंटरेस्ट रेट उस पे पड़ सकता है एम्प्लॉयर पे अगर उसने कोई डिले की है कॉन्ट्रीब्यूशन पे, जो उसकी एक रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 12% की और एक एम्प्लॉय की भी, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी जो उसके होते हैं डिफरेंट केसेस में हमने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस किए थे कि पेंशन स्कीम के अंदर कितने एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, एम्प्लॉय फंड स्कीम के अंदर कितने लगते हैं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लेनदेन स्कीम के अंदर कितने लगते हैं, ये सारे हमने उस अकॉर्डिंगली अगर उसने कोई भी डिले किया है तो उसे 12 से 37% का इंटरेस्ट पे एडिशनल करना पड़ेगा। फिर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर एम्प्लॉय का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं, जो हमने प्रीवियस किए थे हमने एम्प्लॉयर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े थे कि एम्प्लॉयर की ये ड्यूटीज बनती है। अब हम एम्प्लॉय का करेंगे। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सेल्फ नॉमिनीज फॉर पीएफ एंड पेंशन स्कीम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द एस्टैब्लिशमेंट, कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है और जो भी नॉमिनीज हैं उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इन केस ऑफ ऑलरेडी हैविंग पीएफ अकाउंट अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस अकाउंट टू द प्रेजेंट अकाउंट। अगर उसका पहले से ही जैसे हमने किया है कि अगर वो प्रीवियस किसी जगह पे जॉब कर रहा था वहां पे उसका पीएफ अकाउंट खुला है और उसने न्यू कंपनी स्विच की है तो वही पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है, वो नया पीएफ अकाउंट नहीं ओपन करवा सकता, उसे पूरी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती है कि मेरा ऑलरेडी पीएफ अकाउंट खुला हुआ है। If willing to increase contribution, inform the same to the employer to deduct the amount from the salary। कि इसके अंदर अगर उसने अपनी कंट्रीब्यूशन जैसे हमने पढ़ा था कि 100% तक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकता है एक एम्प्लॉय, तो अगर वो ऐसी उसकी कुछ इच्छा है कि 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उसकी भी डिटेल्स उसे एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। वॉलंटरी पीएफ कैन बी अप टू 100% ऑफ वेजेस। अंडरस्टैंड दैट एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे एनी कंट्रीब्यूशन ऑन वॉलंटरी पीएफ। मींस ये भी समझना जरूरी है कि एम्प्लॉयर का कोई इसमें रोल नहीं है। अगर आप वॉलंटरी अपने कंट्रीब्यूशन 100% कर रहे हो तो इसमें एम्प्लॉयर अपनी भी 100% कर देगा। एम्प्लॉयर की जो 12% है उसमें जो 3.67% उससे पीएफ अकाउंट में डालना है और 8.27 उससे पेंशन स्कीम में डालना है, तो उतने का उतना ही करेगा आपकी बेसिक पे का। पीरियोडिकली वेरीफाई द डिटेल्स मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। पीरियोडिकली उसकी ये भी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरीफाई करता रहे जो डिटेल्स एम्प्लॉयर दे रहा है क्या वो सही है या नहीं। Don't allow employer to deduct his share of contribution administrative charges payable by him from the wages। It means किसी भी तरीके से एम्प्लॉयर जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन है डिडक्ट नहीं कर सकता है। Understand that employees provident fund organization does not have any agent or middleman। कि कोई एजेंट या मिडलमैन नहीं है जिससे आप अपना अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे वो आगे आपका ट्रांसफर उस आपके अकाउंट में कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली ही आपको अपने ईपीएफ अकाउंट में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा है इसमें एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। अब हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम पढ़ी है जो 1952 के अंदर थी। अब हम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम करेंगे जो है 1995 में आई है। इसका पर्पस था superannuation। the purpose of the scheme is to provide for first
सुपरएनुएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन टू एम्प्लॉइज कवर्ड बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। इसका मेन पर्पस था कि जो भी पेंशन स्कीम के अंदर हमारी सुपरएनुएशन पेंशन होती है, रिटायरिंग पेंशन होती है या किसी भी तरीके की टोटल डिसेबलमेंट पेंशन होती है, वो सारी प्रोवाइड करना हमारे एम्प्लॉइज को जो भी हमारे इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। विडो और विडोअर्स पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन और ऑर्फन पेंशन पेबल टू द बेनिफिशियरीज ऑफ सच एम्प्लॉइज। कि मींस अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को या उसकी विडोअर को, उसके बच्चों को या ऑर्फन अगर है तो उन्हें भी वो पेबल करना, अगर मतलब उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, वो ऑर्फन हो जाता है तो उन्हें भी वो पेंशन पेबल करना पेंशन स्कीम का ये मेन पर्पस है। फिर है इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है। एम्प्लॉय इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन एम्प्लॉयर 8.33% और बेसिक प्लस टीआरएस अलाउंस जो होती है उनका वो करता है। जो हमने स्टार्टिंग में किया है जो 12% टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है उसमें से 8.33 पेंशन स्कीम में जाती है और 3.67 प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाती है। इट इज टू बी नोटेड दैट वेयर द पे ऑफ द मेंबर एक्सीड्स ₹6,500 per month, the contribution payable by the employer will be limited to the amount payable on his pay of ₹6,500 only। कि अगर उसके 6,500 से ज्यादा भी है तो लेकिन फिर भी वो 6,500 से ज्यादा पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, मैक्सिमम अमाउंट उसकी उतनी ही उतनी रहेगी। फिर है इसके बाद एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 में हमारी ये स्कीम आई थी, एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। डिपॉजिट लिंक जो हमने EDLI किया था, इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसमें क्या है, इसका पर्पस था टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स कवर्ड बाय द EPF एंड MP एक्ट 1952। कि इसके अंदर जो भी हमारे एक्ट के अंदर कवर हो रहे हैं एम्प्लॉइज, उन्हें लाइफ इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट प्रोवाइड करना, जो उन्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल रहे हैं वो सारे उन्हें इसी स्कीम के अंदर मिल जाते हैं, जो हमारी EDLI स्कीम है, यानी एम्प्लॉयर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। फिर इसके कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, एम्प्लॉय को इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन का रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर को 0.5% और बेसिक प्लस टीआरएस अलाउंस देना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 0.01% और बेसिक प्लस टीआरएस अलाउंस, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी देने पड़ते हैं और बेसिक पे भी उसे देना पड़ता है, जो कुछ अमाउंट ही है। Where the monthly pay of the employee is more than 6,500, the contribution payable in respect of him by the employer is limited to the amount payable। मतलब इसमें भी वही सेम है, जैसे पेंशन स्कीम में 6,500 से ज्यादा वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसमें भी वही है कि 6,500 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगी एम्प्लॉयर। फिर है बेनिफिट्स ऑफ EDLI स्कीम की, इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉइज को। ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाइल employee when in service, a lump sum insurance amount is payable to his nominee or family members। कि अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट में ही डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की तो उसे एक लंप सम अमाउंट उसके फैमिली मेंबर्स को मिलती है। The insurance amount is equal to the average balance in the account of the deceased employee in the provident fund during a period of 12 months immediately preceding his death। Means जो भी उसका एवरेज बैलेंस होगा जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई है, तो प्रीसीडिंग पीरियड तक जो 12 मंथ्स के जो उसका एवरेज उसका बैलेंस होगा उतनी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन लंप सम में उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाती है। In the case of average balance exceeds 35,000, the insurance amount payable is 35,000 plus 25% of the amount in excess of ₹35,000 subject to a ceiling of ₹60,000। की मीन्स मैक्सिमम 60,000 तक का ही जो है ये लंप सम अमाउंट पेबल हो सकती है इस स्कीम के अंदर। आपको जो पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन मिलेगी वो अलग चीज है, जो आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जितना अमाउंट बना होगा, जितना भी अमाउंट होगी फंड के अमाउंट वो मिलेगी। साथ में प्लस एडिशनल बेनिफिट है कि इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा फैमिली मेंबर्स को अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसमें क्या है 35,000 तक का एवरेज बैलेंस, वो तो चलो सही है उतना तो देगा, अगर लेकिन 35,000 से ज्यादा हुआ तो जितना भी ज्यादा हुआ तो उसका 25% वो देगा उसमें, तो यानी जो 60,000 तक का मैक्सिमम हो सकता है। फिर है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ EPF। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम के क्या बेनिफिट्स हो गए,
पहले हमने EDLI के बेनिफिट्स कर लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के क्या बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट में हमें मिलता है सोशल सिक्योरिटी, हमें रिटायरमेंट प्रॉपरली हमारी हो जाती है, हमें प्रॉपर रिटायरमेंट के टाइम अमाउंट मिलता है, मेडिकल केयर के टाइम मिलता है, हाउसिंग लोन के टाइम हमें फंड मिल सकते हैं, फैमिली ऑब्लिगेशन की फैमिली में अगर किसी भी तरीके का हमें कोई किसी पे भी कोई खर्च करना है, ऑपरेशंस पर, एजुकेशन पर, या किसी भी तरीके से, तो वो हमें यहाँ से आराम से विड्रॉ करवा सकते हैं। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फाइनेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब इन सब केसेस में एम्प्लॉयर फंड स्कीम को हम यूज कर सकते हैं, हमें बेनिफिट है इन चीजों का। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का क्या है, मंथली मेंबर पेंशन स्कीम है, इसके अंदर विडो और चिल्ड्रन पेंशन स्कीम है, ऑर्फन पेंशन स्कीम है, रिड्यूस्ड पेंशन स्कीम और डिसेबल पेंशन स्कीम भी है। ये सारे पेंशन स्कीम्स हैं जिनके अंदर एम्प्लॉय को पेंशन स्कीम के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं या उनके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट मिलते हैं। ये हमारा एक्ट इतना ही है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखें या अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इजी अब एक्ट चल रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगे होंगे लेकिन अब ये आपको बहुत ही नॉर्मल लगने लग गए होंगे अगर आप रेगुलर से पढ़ रहे हैं तो। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है। नॉर्मल वर्डिंग्स है, आपको बहुत इजी वर्डिंग प्रोवाइड की गई है ताकि आप उसे आसानी से ग्रैब कर सकेंगे कि आपको उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस